तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगमन है आपका फिर से आप है का चैनल में। आप देख रहे हैं वही जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको टोपोलॉजी के बारे में सारी जानकारी अच्छे से दे दी थी। पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को रेत में हवाओं द्वारा बनने वाली स्थलाकृति के बारे में अच्छे से बता दिया था, सॉलिड जानकारी उसके बारे में दे दी थी। अब हम थोड़े से और गहराई में चलते हुए रिलीफ के बारे में आज जानने वाले हैं। ये भी टोपोलॉजी का ही हिस्सा है, लेकिन ये कुछ ये कुछ ऐसे स्थलाकृति है जहाँ से मतलब हमारी पृथ्वी में स्थलाकृति बननी शुरू हुई थी। तो सबसे पहले शुरू हम कर लेते हैं रिलीफ से। किससे? रिलीफ। ये वो वाली रिलीफ नहीं जिससे आपको दर्द से छुटकारा मिल जाता है, ये स्थलाकृति वाली ही रिलीफ है, ठीक है। रिलीफ जिसे हिंदी में कहा जाता है उच्चावच, ठीक है। रिलीफ, उच्चावच। उच्चावच क्या होता है? पृथ्वी पे, हमारे पृथ्वी पे जितनी भी उबड़ खाबड़ आकृति, गड्ढे या समतल, इन सब से बनी हुई जो स्थलाकृति है उसे ही हम कहते हैं उच्चावच, रिलीफ कहते हैं। और इसी का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? टोपोग्राफी, ठीक है। तो उच्चावच का अध्ययन ही करना हम टोपोग्राफी कहते हैं। तो उच्चावच में मैंने आप लोगों को कुछ डेफिनेशन पहले बताया था, अच्छे मतलब जितने भी टोपोग्राफी बताया सबके डेफिनेशन बता दिए थे उन्हीं के सेंटेंस में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं बताई थी जो अभी कवर होने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या नहीं बताया था? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था। सेकेंड ऑर्डर नहीं बताया था। और थर्ड ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया नहीं है। मैंने जो आप लोगों को बताया है, मैंने आपको ये नहीं बताया है कि कौन सा इसमें टोपोग्राफी है जो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आता है, या फिर जो सेकंड ऑर्डर के अंदर आता है, या फिर जो थर्ड ऑर्डर के अंदर आता है। अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने आप लोगों को क्या बताया है और क्या नहीं बताया है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑर्डर में जितने आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप या फिर महासागर या फिर हमारी पूरी पृथ्वी का अगर अध्ययन करना होगा, पूरी पृथ्वी का अगर टॉपोग्राफी जाना होगा, तो उसे हम रखेंगे कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ में लिखेंगे, प्रथम उच्चावच की प्रथम श्रेणी में रखने वाले हैं, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर में हम क्या रखने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर आएंगे मैदान, पठार, पर्वत, मरुस्थल, इन सभी चीज़ों के बारे में जब इन सारी स्थलाकृति के बारे में हम जानते हैं तो उन्हें हम रखते हैं सेकेंड ऑर्डर में, ठीक है। और जब हम तीसरे ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें ऐसा होगा ना, इसमें वो सारी मतलब स्थलाकृतियाँ वगैरह ऐड होंगे जिससे किसी भी प्रकार का अपर्दन ना हुआ हो, जिसमें किसी भी प्रकार का निक्षेपण ना हुआ हो। इस टाइप से जितने भी स्थलाकृति बनी हैं उन सबको हम थर्ड ऑर्डर में रखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले और इसमें आ जाएंगे महासागर या फिर महाद्वीप। बड़े जितने भी बड़े बड़े महासागर, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी के स्थलाकृति, तो वो फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। दूसरे ऑर्डर में आ जाएंगे हमारे मैदान, पठार, ठीक है। मैदान आ जाएंगे, पठार आ जाएंगे, पर्वत, मरुस्थल, रेगिस्तान वगैरह, ये सारे हमारे सेकेंड ऑर्डर में आ जाएंगे। और इसमें आ जाएंगे जिसका निर्माण किसी भी अपर्दन या निक्षेपण से ना हुआ हो, ठीक है। या फिर किसी निक्षेपण से हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं थर्ड ऑर्डर में हम रख देते हैं। अब देखिए, टोपोग्राफी के अंदर जो बताया गया था थर्ड ऑर्डर, ठीक है। मैंने आप लोगों को जितने भी अभी तक टोपोग्राफी बताई है, तो उसमें अगर उस टोपोग्राफी को आपको इन सब में से किस ऑर्डर में रखना होगा, तो वो सारी चीज़ जो है थर्ड ऑर्डर के अंदर ही आएंगी। जैसे कि शुरू ही हमारा हुआ था अपर्दन से, है ना, हुआ था ना, जब नदी से पढ़े थे तो शुरू ही अपर्दन से हुआ था, काट छाँट, वो उसी में निक्षेपण भी हुआ था। तो उसके बाद जितने भी हम लोगों ने पढ़े थे अंडर वाटर से लेकर के ओशियन तक के, है ना, पठार, पहाड़ वगैरह सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर ही पढ़ा था। तो हम अभी तक पढ़ा हुआ हम जितने भी स्थलाकृतियों को अगर हम किसी ऑर्डर में रखना चाहें तो उसे हम रखेंगे किसमें? थर्ड ऑर्डर में, ठीक है। आप लोगों को पता है जब महासागर के 90 डिग्री के एंगल में अगर कोई तट है, जैसे, ठीक है,
किसी महासागर के 90 डिग्री के एंगल में अगर कोई तट बसा हुआ है तो हम इसे क्या कहते थे, रिया तट। क्या कहेंगे दोस्तों, रिया तट, जब ये 90 डिग्री के लंबवत था, ठीक है, लंबवत था, तो इसे हम क्या कह दिए थे, रिया तट। इसीलिए देखिए होता क्या है कि समुद्र जो है हमेशा रिया तट बताने का कारण था क्योंकि तट लाना ही है ना, इसलिए रिया तट से शुरू कर दिए हैं। समुंदर जब बहती रहती हैं तो उसमें जो है ज्वार और भाटा उठते रहते हैं, आप सभी को पता है। ज्वार जब उठता है तो वो गिरता भी है, जितना बड़ा ज्वार होगा उतनी तेज़ी से वो गिरेगा और उतना ही ज़्यादा क्षति वो पहुँचाएगा। जब भी लहरें उठती हैं तो अपने किनारे पर तगड़ा प्रहार वो करती हैं, ठीक है, और वो कंटिन्यू अपने किनारे पर प्रहार करती ही जाती हैं, करती ही जाती हैं, उसे मारती जाती हैं, ठीक है। मारने से क्या होता है कि किनारे पर कुछ ना कुछ क्षति पहुंचते रहती है, ठीक है। ये हमारा समंदर, ये जो लहरें गिर रही हैं ये समंदर है हमारा, और ये है उसका तट, ठीक है, ये उसका तट है, समझिए। अब इस पे जो है समुद्र प्रति क्षण जो है वार कर रही हैं। वार करने से क्या होता है कि हमारे इस तट में क्षति पहुंचती है। क्षति पहुंचने से क्या होता है कि यहाँ पर देखिए छोटी सी आकृति बन जाएगी या छोटी सी नली बन जाएगी। ये छोटी नली बन गई, पतली नली है ये, ठीक है, एक काट छांट से, समुद्र के काट छांट से जो बन गया है। तो इसमें क्या होगा, समुद्र का पानी घुसने लगेगा या फिर पहाड़ के उस पार जाने लगेगा, लेकिन पतली नली से। तो इसी पतली नली को हम क्या कहेंगे दोस्तों, क्रिक। क्या कहते हैं, क्रिक, ठीक है। लेकिन ये नली जो है पतली नहीं होगी, अब पानी से बहेगा तो जाहिर सी बात है इसके किनारों को फिर से काटता रहेगा, तो इसका साइज़ जो है थोड़ा सा फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब ये बड़ा हो जाएगा साइज़ तो इसे हम क्या कहते हैं, गल्फ़, ठीक है, गल्फ़, इसे हम कहते हैं खाड़ी। और फिर इस गल्फ़ का आकार फिर से बड़ा होगा, नदियाँ जो पानी जो है बह रही है इसे फिर से काट रही है, तो इसका आकार जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसे हम कह देते हैं बे। इसका मतलब भी खाड़ी ही होता है, ठीक है। इसका मतलब भी खाड़ी ही होता है। और फिर से ये वाला जो हिस्सा है कट करके फिर से ये बड़ा होगा, जब ये पानी यहाँ पर पड़ेगा तो फिर से ये बड़ा होगा, और जब इसका आकार सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसका आकार सबसे ज़्यादा बड़े जब हो जाएगा तो इसे हम कह देते हैं क्या, बाइट। क्या कहेंगे दोस्तों, बाइट, ठीक है। अब समंदर अगर बह रही है तो आप लोगों को पता होगा कि समंदर में जब नदियाँ अपने अवसादों को गिराई थी तो एस्चुरी बन गई थी। क्या बन गई थी, एस्चुरी। लेकिन समंदर जब बह रही है तो अपने थपेड़ों के साथ उस एस्चुरी को तोड़ते हुए उसे आगे भी बढ़ा रही है। एस्चुरी एक जगह इकट्ठा नहीं है, ठीक है। तो जब उसे ये एक के बाद एक समुद्र में जब कचरे का लाइन की तरह दिखाई पड़ने लगता है तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बैरियर। क्या कहेंगे, बैरियर। ये अवसाद हैं, कचरे हैं, एस्चुरी हैं, ठीक है, जो समुद्र में बैरियर की तरह लाइन से जो पड़े हुए हैं एक के बाद एक। और इस यही जब 90 डिग्री में बनने लगते हैं खड़े, कुछ इस तरीके से, ठीक है, 90 डिग्री में जब ये बनने लगते हैं तो हम इसे कहते हैं स्पीट। स्पीट, इन दोनों का ही जो निर्माण हुआ है, ये दोनों ही जो बने हैं ये दोनों कचरे से ही बने हैं, ठीक है, सिल्ट से बने हुए हैं। आप लोगों को पता है ना, सिल्ट बताया गया था, सिल्ट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कचरे अवसाद से बने हैं, सिल्ट से बने हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए ये जो हमारी समंदर है इसकी गहराई भी है। समुंदर है तो उसे गहराई भी है, गहराई है तो वो पता नहीं जाके कहाँ पर जाके ख़त्म होगा, उसका निचला तल जो है वो कहाँ होगा ये हमें नहीं पता है। और जो ऊपर में ये समंदर के ऊपर जो नाव चल, ठीक है, ये समंदर है, इसके ऊपर नाव चल रही होती है। नाव चल रही होती है। समुंदर के ऊपर चलने वाली नाव जितनी बड़ी होगी उसका निचला तल, उसको जिसको हम लोग पेंदी कहते हैं, ठीक है, निचला नाव का निचला तल उतना ही ज़्यादा समंदर के नीचे रहेगा। कितना रहेगा, उतना ही ज़्यादा समंदर के नीचे रहता है, ठीक है। इसको अभी इग्नोर मारिए, आगे बताऊंगा। तो ये देखिए जहाँ नाव जो चलती है समंदर के ऊपर हम उसे कहते हैं क्या, तल, ठीक है। समुंदर के ऊपरी भाग को हम क्या कहेंगे दोस्तों, तल। और समुंदर के निचले वाले भाग को जहाँ पर समुंदर का पानी रखा हुआ है, ठहरा हुआ है, जहाँ बह रहा है नीचे, कुछ तो कुछ होगा ही, तल तो होगा ही, उस तल को हम सब समुंदर के निचले वाले भाग को हम कहते हैं नीतल, ठीक है। अब जितनी भी स्थलाकृति जो है ना वो नीतल पे ही बनेंगी, तल पे तो बनेगी नहीं। पानी के ऊपर कौन सा स्थलाकृति बनेगा,
किसी का चाचा थोड़ा है कि वहाँ पर स्थलाकृति को ऐसे पकड़ के रखे हुए रहेगा। अब जो है वो तो नीचे ही नीतल तो नीचे ही है, इसका भूमि नीचे है समुद्र के नीचे, तो जितनी भी स्थलाकृति बनेगी वो सारे नीतल पे बनेगी, सबसे नीचे भाग में बनेगी। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में बेंथिक, बेंथिक, ठीक है। समुद्र के निचले वाले नीतल को हम कहते हैं इंग्लिश में बेंथिक। और ये एक बार एग्जाम में पूछ चुका है कि समुद्र के नीचे निचले तल में पाए जाने वाले समुद्री जीवों को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेंथिक एनिमल्स या फिर, ठीक है, बेंथिक एनिमल्स या फिर बेंथिक फिशेस जो समुद्र के नीचे रहते हैं, बेंथिक जीव इसे कहा जाता है, ठीक है। और बेंथिक जीवों को अगर समुद्र से बाहर निकाला जाए तो क्या होगा, तो वो बेंथिक जीव जो है समुद्र से ऊपर आने पर मर जाएंगे, क्योंकि वो हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, ऊपर आके उनकी नसें जो है फटने लगेंगी, वो खाली दबाव को सहने के हिसाब से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। यही कारण है कि आज तक जो है समुद्र में सिर्फ और सिर्फ जितने भी हम समुद्री जीवों को देखते हैं वो सिर्फ समुद्र का एक मात्र 2-3% का ही हिस्सा है, ठीक है। अभी भी जो है 95-96% समुद्री जीवों की खोज नहीं हुई है। हमारे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा रहस्य अगर कहीं छुपा हुआ है तो वो समुद्र के नीचे ही छुपा हुआ है, ठीक है। ये सबको साइड रखते हैं। तो समुद्र के नीचे वाले पाए जाने वाले जीवों को हम बेंथिक जीव कहते हैं, और यहीं पर जो है सारी स्थलाकृति का निर्माण होगा, ठीक है। सारी स्थलाकृति जो है समुद्र के निचले वाले तल में ही बनेंगी। अब हम देखते हैं ग्राफ बनाते हुए स्थलाकृति, नीतल में स्थलाकृति बनेगी, ठीक है। ये है हमारा समुद्र, ये हमारे समुद्र का ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग मतलब तल, इसे हम कहते हैं तल। और ये समुद्र जब नीचे पानी में जाने लगता है, ठीक है, ये देखिए ये धीरे धीरे जो है अब ये ढाल की तरह दिखा, अब ये नीचे उतरने लगा है ढाल बन के, ठीक है। तो इस ढाल को हम क्या कहते हैं, मग्न ढाल, मग्न ढाल, ठीक है। तल को हम क्या कहेंगे, कंटेंट सेल्फ, कंटेंट सेल्फ, ठीक है। और इसे हम कहते हैं कंटेंट स्लूप। और ये स्लूप जब नीचे उतरने लगेगा, ये पूरा जब नीचे उतर जाएगा तो कुछ फिर ये क्या होगा कि ये नीचे मैदान की तरह ये बिछने लगेगा, यही नीतल जो बन रहा है, ठीक है। ये वाला भाग अब ये नीतल बन रहा है, ये मैदान है जो ये नीतल बन रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस ग्राफ में भी सारा कुछ समझने वाले हैं। ये ढाल अब नीचे उतर रहा है, अब इसे हम क्या कहते हैं, क्या, मग्न स्लोप। और ये जो निचले वाला जो मैदान की तरफ दिख रहा है भाग, इसे हम कह देंगे क्या, प्लेन, ठीक है। ये वाला मैदान अब प्लेन कहने लगा, कंटेंट प्लेन, प्लेन। अब क्या होता है देखिए, जितने भी टूरिस्ट जो गए हुए हैं घूमने गए हुए होते हैं वो तल पे ही घूम रहे होते हैं, ठीक है। और अगर उन्हें डाइविंग करनी भी होती है, तैराकी अगर लगानी भी होती है तो वो मात्र जो है इसी मग्न ढाल पर ही करते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं, क्योंकि ये मग्न ढाल ही जो है ना, यहाँ पर 500-600 मीटर की गहराई होती है, ठीक है, और ज़्यादा होती है। लेकिन इससे ज़्यादा नीचे जाने लगे तो फिर पानी का दबाव जो है बढ़ने लगेगा शरीर के ऊपर, जिससे कि है नसें, दिमाग की नसें फट जाएंगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस मग्न ढाल पर जो है निक्षेपण की क्रिया नहीं हो पाती है। आप ही सोचिए कैसे होगी भैया, ये जो है स्लोप ये नीचे उतर रहा है तो पानी से ढके करके निक्षेपण जितना है वो सारा नीचे फेंक देती है। तो यहाँ पे निक्षेपण नहीं होने के कारण, यहाँ पे मग्न ढाल पे निक्षेपण नहीं होने के कारण पेट्रोलियम का जमाव यहाँ पे बहुत कम होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है, 10-20% ही होता है। बाकी जो 80-85% होता है वो नीचे प्लेन मैदान पे होती है, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पे निक्षेपण होगा और पेट्रोलियम का खजाना जो है इस निक्षेपण प्लेन वाले जगह पर ही पाया जाएगा। ये अब यहाँ से कैसे निकाला जाता है ये सब हम आगे जानने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्लेन है, ये वाला प्लेन मैदान है, ये कहीं ना कहीं जाकर के जो है वो ये गहराई में भी उतरने लगता है, ठीक है। इस मैदान पर भी कई सारी खाइयाँ हैं, कई सारे गड्ढे हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग मूवीज़ में देखते होंगे कि अगर हॉलीवुड मूवीज़ में जब गोता लगाते हैं तो पहले तल पे आते हैं, फिर उसके नीचे और जाते हैं, उसी तरीके से इस मैदान पर भी कई सारे गड्ढे हैं, ठीक है। इस तरीके से कई सारे गड्ढे हैं, ये सारे कई सारे गड्ढे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन गड्ढे में जो सबसे नीचे वाला डीप होता है ये गहराई, इसे हम कहते हैं चैलेंजर। क्या कहते हैं, चैलेंजर
चैलेंजर डीप, डीप मतलब होता है गहरा, ठीक है। और ये जो खाई दिख रही है, ये वाली खाई, इस खाई को हम कहते हैं क्या, ट्रेंच। ट्रेंच क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रेंच। ये और इसी को हम कहते हैं द्रोणी, ट्रेंच या द्रोणी। अब इसी ट्रेंच या द्रोणी में सबसे बड़ा जो ट्रेंच है वो है मरियाना का ट्रेंच, ठीक है। क्या है दोस्तों, मरियाना का ट्रेंच, मरियाना गर्त इसे कहा जाता है, ट्रेंच या गर्त इसे ही हम कहते हैं, द्रोणी भी इसे ही कहा जाता है। तो इसी में अगर सबसे बड़ा ट्रेंच अगर पूछता है तो मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है, मरियाना ट्रेंच, इसकी गहराई है क्या दोस्तों, लिख ही देते हैं, गहराई 11,022, ठीक है। 11,022 किलोमीटर इसकी गहराई, सबसे बड़ी अगर मरियाना ट्रेंच पूछा जाता है तो सबसे बड़ा ट्रेंच है मरियाना ट्रेंच, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये भी चैलेंजर गर्त, इसको भी क्या कहा जाता है, चैलेंजर गर्त इंग्लिश में, चैलेंजर डीप, तो ये वाली हो गई। उसके बाद अगर ट्रेंच की बात करते तो हम चैलेंजर ट्रेंच, ठीक है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि इसकी जो प्लेन वाली सतह होती है ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, दबाव के कारण या फिर किसी न किसी अपर्दन या किसी न किसी दबाव के ही कारण जो है यहाँ की भूमि जो है धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, कुछ इस तरीके से ये ऊपर उठने लगती है, ठीक है। लेकिन ऊपर उठने के बाद क्या होता है, ये देखिए, ये पानी यहाँ बह रही है, ये पानी यहाँ बह रही है, और ये वाला जो निचला हिस्सा है, ये जो ऊपर उठ रहा है, इसे हम कहते हैं क्या, कटक। पहले बता ही देता हूँ नाम, फिर बोलते बनेगा। ये जो कटक है ये ऊपर उठ रहा होता है, ठीक है, किसी न किसी दबाव के कारण ये ऊपर उठ रहा है और किसी न किसी चट्टान के रूप में ऊपर उठ रहा होता है। उठते उठते क्या होता है कि ये पूरा जो है पानी के ऊपर तक नहीं जा पाता है, ठीक है, पानी के ऊपर तक नहीं जाता है। तो इस कटक से नुकसान क्या होता है कि यहाँ पर जो नावें चल रही होती है, ठीक है, इसके रास्ते में अगर कोई नाव चल रहा है, अगर उस नाव को नहीं पता है कि हमारे रास्ते में कटक है, ठीक है, अब इस नाव को नहीं पता है, नाव जितना बड़ा होगा उसका निचला तल जो है उतना ही पानी के नीचे ही होता है, ठीक है, ये उतना ही ज़्यादा नीचे होता है। ये नाव जब आगे बढ़ रही होती है, जो नहीं पता होने के कारण वो जो है इस कटक से टकरा जाते हैं, जिसके कारण से बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ी भीषण दुर्घटना होती है, लोग ख़त्म हो जाते हैं। याद होगा अगर आप लोगों ने टाइटैनिक देखा होगा तो वो टाइटैनिक भी जो है इसी तरह से किसी न किसी कटक पे जो है टकरा गया था और वो जो है पूरा राइट तबाह हो गया, उसका पूरा कहानी ख़त्म हो गया। इसी घटक को हम कहते हैं क्या, रीज, ठीक है, इसी घटक को हम रीज भी कहते हैं। ये जब ऊपर उठने लगता है तब, ठीक है। अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा कटक कहाँ पर है तो वो है अटलांटिस में। क्या है दोस्तों, पूरा अटलांटिस में दोनों साइड की सीमा रेखा जितनी भी समंदर हैं दोनों साइड से, वो बीच से कई हज़ार किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये दोनों जो है ना मध्य महासागरीय कटक कहलाता है, ठीक है। कटक फिर अरे ये आगे क्या होता है कि जब ये कटक ऊपर निकल जा रहा है, मान लीजिए यही कटक जब ऊपर निकल जाएगा, जब ये ज़मीन के पानी के नीचे तक है, तल के नीचे तक, तब तो ये कटक कहलाएगा। लेकिन जब ये जल से ऊपर आ जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, चोटी। क्या कहेंगे, चोटी। लेकिन ये समुंदर से बाहर है तो हम इसे क्या कहेंगे, समुद्री चोटी। अब ये चोटी दिखने लगेगी तो इससे कोई नाव जाकर टकराएगा तो नहीं। लेकिन अब क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो रेडार से पता चल जाता है नाव में कि कहाँ पर कटक है कहाँ नहीं है, तो वहाँ से फिर वो लोग नहीं जाते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं, ठीक है। ये जो है इसको, ये निकला भले तल से है लेकिन इसे कहीं से भी हम ज़मीन का हिस्सा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये समुद्री तल से निकला हुआ, इसलिए हम इसे ज़मीन का हिस्सा नहीं मानते हैं, ठीक है। ये कटक जो है किसी भी चीज़ का हो सकता है, या तो चट्टान का भी हिस्सा हो सकता है, ये रेत का हिस्सा भी हो सकता है, या फिर ये ज्वालामुखी का भी हिस्सा हो सकता है। अब आप लोग पूछेंगे भाई ज्वालामुखी का कैसे होगा, तो आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन समंदर के नीचे अभी भी कई सारे एक्टिव ज्वालामुखी हैं जो अभी भी धधक रही हैं। उसी में से कहीं ये कटक का हिस्सा भी होता है। मान के चलिए यहाँ पर ज्वालामुखी है जो फूट रहा है, ठीक है। फूटते फूटते इसके अवसाद जो है आजू बाजू जमने लगते हैं, इससे निकलने वाले चट्टानें आजू बाजू जमने लगते हैं, जिससे कि इसका भी आकार जो है वो बढ़ने लगता है और एक टाइम पे ये समुद्र तल से ऊपर आ जाता है, समुद्री तल से ये बाहर निकल जाता है। तो ठीक है, इमेज में आप लोग देख पाइएगा कि कैसे जो है ये ज्वालामुखी समुंदर से ऊपर आकर भी धधक रही। तो ये ज्वालामुखी जो है ये मुना लोआ का
मूना लोआ ज्वालामुखी, ये ठीक है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। कहाँ दोस्तों, ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। ये सालों करोड़ों सालों पहले जो है समुद्र के नीचे धधक रहा था, फट रहा था, फिर वैसे ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे फटते फटते ऊपर आ गया और आज भी एक्टिव है। वहाँ ज्वालामुखी आज भी फटता है किसी न किसी रूप में। तो ये तट पर है, तो इस तट को हम क्या कह देते हैं, ऑफ शोर। इस तट को हम कह देते हैं ऑफ शोर, और ऊपर वाले तट को हम कह देंगे दोस्तों ऑन शोर। क्या कहेंगे दोस्तों, ऑन शोर। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ढाल पर किसी भी तरह का निक्षेपण नहीं होता है, जिसके कारण से यहाँ पर किसी भी पेट्रोलियम पदार्थ का मिलना जो है बहुत कम होता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम कैसे बनता है, जब कोई चीज़ या फिर कोई जानवर, कोई जब पेड़ पौधे जब करोड़ों अरबों साल तक किसी के नीचे दफन रहते हैं, तो फिर रासायनिक क्रिया के दौरान क्या है, वो पेट्रोलियम पदार्थों में जमा होने लगते हैं। तो जहाँ पर जितने ज़्यादा निक्षेपण होंगे, तो समुद्र के तल पर सबसे ज़्यादा निक्षेपण होता है। यहीं पर है जो सबसे ज़्यादा जो है जीव वगैरह मरे हुए होते हैं, दफन हो जाते हैं। तो इनसे फिर क्या होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होने लगता है। तो इस पेट्रोलियम को हम कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है कि हमारे, अगर भारत से एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हमारे भारत में पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है हमारे बॉम्बे हाई से, ठीक है। मुंबई में ही बॉम्बे हाई है उस ऑयल रिज का नाम। तो हमारे जो बॉम्बे में ऑयल रिज ऑयलिंग का काम होता है, वो होता है मग्न ढाल पे होता है। ये 20% वाले हिस्से से ही जो है तेल अभी निकाल रहे हैं, काम चलाओ, बहुत ज़्यादा नहीं निकाल पाता है, जिससे हमें आयात पर निर्भर होना पड़ता है। अभी जो है आगे स्लोप पे प्लेन पे थोड़ी सी वहाँ खोजबीन चल रही है। जिस दिन हरी झंडी मिल जाएगी, वहाँ से फिर ऑयल निकालने का काम शुरू हो जाएगा। अगर तो उसके बाद प्लेन से कैसे जो है ऑयलिंग निकाली जाती है, ठीक है। तो प्लेन से तल से ऑयलिंग निकालने के लिए बनाया जाता है क्या, ऑयल रिज बनाया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, पानी के तल के ऊपर इसका जो है पूरा हेडक्वार्टर होगा, और इसके नीचे जो है ये बीम नुमा जो है ये पाइपें होती हैं, जो कि पूरे समंदर के नीचे तल तक बिछ गई होती हैं, ठीक है। इस तरह से 4 पाइपें होती हैं, ठीक है। यहाँ 2 ही, इसके पीछे भी एक है, इसके इन दोनों के पीछे एक है। एक तरह के एक साइड के पाइप से क्या किया जाता है कि यहाँ से प्रेशर डाला जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से जब प्रेशर डाला जाता है, इसे कहते हैं प्रेशर पाइप। जब यहाँ से प्रेशर डाला जाएगा, तो यहाँ पर तल में जो है ना खलबली मचने लगती है। तो यहाँ का ऑयल जो है कहीं ना कहीं भागने का जगह खोजता है, ठीक है। तो यहाँ जब प्रेशर डाला जाता है, तो यहाँ पर जब हलचल होती है, तो फिर भागने का जो रास्ता जो है इसको ऊपर से खोल दिया जाता है, जिसके कारण से ऑयल जो है यहाँ पर ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ऑयल निकासी किया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम निकासी किया जाता है यहाँ से। यहाँ से जब प्रेशर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ हलचल होगा, तो अब ऑयल कहीं ना कहीं तो रास्ता खोजेगा ही ना खुद को निकालने के लिए। तो ये रास्ते फिर इसके ज़रिए जो है मिला जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस तरीके का ऑयल रिज होता है, जहाँ से फिर ऑयल को निकाला जाता है, ठीक है। तो हमारे जो भारत में है वो बॉम्बे हाई से निकाला जाता है, वो मग्न ढाल से 20% वाले हिस्से से। और सबसे ज़्यादा जो होता है ये हमारे तल पे होता है, समुद्र के तल पे, ठीक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है ऑयलिंग निकाली जाती है, पेट्रोलियम यहाँ से निकाला जाता है। अब सवाल उठता है ये है कि जब ये इन पाइपों को कभी रिपेयरिंग के लिए हटाया जाएगा, तो क्या होगा, क्या ऑयलिंग यहाँ से लीकेज करता रहेगा या फिर क्या होगा। तो ऐसा नहीं होता है। पहले इसमें जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं 4 पाइपें हैं, ठीक है। तो पहले 2 पाइपों को हटाया जाता है, लेकिन उससे पहले क्या किया जाता है कि यहाँ टॉप में लॉक लगा दिया जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर फिर ऑयलिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। लॉक लगाने के बाद इनकी रिपेयरिंग की जाती है। ऐसा ही एक दुर्घटना पहले हो चुका था, कहाँ, मोरे काबू झील में हुआ था, ठीक है। मोरे काबू झील में एरिज़ोना में हुआ था। पूरा ऑयल जो है यहाँ पर लीक करने लगा था, जिसके कारण से वो पूरा समंदर में फैल गया था और बहुत ज़्यादा वहाँ क्षति हुआ था, जिससे बहुत सारे समुद्री जीव जो हैं वहाँ मर गए थे। इसके बाद से जो है इंटरनेशनल बैन लगा दिया गया था, ठीक है। इसीलिए जो है बड़ी शक्ति से जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनको इस्तेमाल करने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी रखी जाती है, उसके बाद ही इनसे ऑयलिंग का काम किया जाता है, ठीक है। तो इमेज में आप लोग देख ही लिए हैं कि कैसा दिखता है। ऑयलिंग रिज इसे कहा जाता है, ठीक है। ऑयल रिज इसका नाम है, ऑयल रिज, ऑयल रिज। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये सारा कुछ समझ आ गया होगा कि किसे कहते हैं गर्त, किसे कहते हैं डीप, ऑफशोर, ऑनशोर
ऊपर वाले तल को हम कहते हैं ओंसोर, ठीक है। मग्न ढाल वगैरह सब कुछ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये जो है टोपोलॉजी में लगभग अब हमारा टोपोलॉजी ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम आगे जियोलॉजी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, तो वो सब क्या होगा ये सब आपको आने वाली वीडियोस में पता चलता रहेगा। तो इसमें निकलने वाले कुछ क्वेश्चन जो है आप खुद से भी रिटेन कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इन सब को एक बार रिकॉल करिए, कहे हुए शब्दों को नोट्स बना करके लिख सकते हैं, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।